दीपेश त्रिपाठी का जल्दी से रुख करते हैं। मुंबई से हमारे साथ कनेक्ट हो चुके हैं। दीपेश, क्या जानकारी मिल रही है? महाराष्ट्र में कौन कौन से वो जिले हैं जहां पर छापेमारी की कार्रवाई को अंजाम दिया गया है और अब तक हासिल क्या हुआ है? जी समीर, महाराष्ट्र में सुबह 4 बजे से ही एनआईए महाराष्ट्र एटीएस के साथ मिलकर छापेमारी कर रही है, जिसमें अब तक 20 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। हाँ। जिसमें से जलगांव के अब्दुल हामिद हैं, जो पीएफआई का मीडिया सेल देखा करते थे। अच्छा। उसको गिरफ्तार किया गया है। साथ ही औरंगाबाद से 3 लोगों को और नासिक और थाने नवी मुंबई से कुछ लोगों को गिरफ्तार किया गया है। साथ ही इन सब पर जो संगीन धाराएं लगाई गई हैं, महाराष्ट्र एटीएस में कुल 4 मामले दर्ज हैं पीएफआई से संबंधित, और इसी मामले के तहत इनकी गिरफ्तारी हुई है। सेक्शन 153A, 121A, 120, 120B और 109, और इसके साथ ही यूएपीए लगाया गया है, जो आतंकवादी गतिविधियों में या देशद्रोह के मामलों में लगाया जाता है। इन धाराओं के तहत इन सबको गिरफ्तार किया गया है, और इसकी आगे की जांच जो है वो अभी भी महाराष्ट्र एटीएस और ये अहम जानकारी दीपेश आप दे रहे हैं। बड़ी संगीन धाराओं में मुकदमा भी दर्ज किया गया है। महाराष्ट्र में जिन लोगों की गिरफ्तारियां हुई हैं उनके ऊपर मकरंद काले भोपाल से हमारे साथ मौजूद है। मकरंद, मध्य प्रदेश से क्या फाइनल रिपोर्ट है? जी देखिए, मध्य प्रदेश में इंदौर से 3 और उज्जैन से 1 शख्स की गिरफ्तारी की गई है। जो इसका प्रदेश अध्यक्ष और कोषाध्यक्ष है, उनकी गिरफ्तारी इंदौर से हुई है। और इस पूरे मामले में गौर करने वाली बात यह है कि लगातार इसके सिमी से संबंध बताए जा रहे हैं। सिमी एक प्रतिबंधित संगठन है। 2001 में सिमी पर केंद्र सरकार ने प्रतिबंध लगा दिया था। उसके बाद 2008 में एक बार प्रतिबंध खुला भी, लेकिन उसके बाद 2014 में 5 साल का और फिर 2019 में 5 साल का प्रतिबंध इस पर लग चुका है। सिमी पर प्रतिबंध लगने के बाद बहुत सारी कट्टरपंथी सोच वाले ऐसे लोग थे जिनके पास कोई प्लेटफॉर्म नहीं था, और कई लोगों ने उसमें से पीएफआई ज्वाइन कर ली, और बहुत सारे कट्टरपंथी संगठनों ने साउथ में इस संगठन में अपना विलय कर लिया। तो बहुत हद तक सिमी के जो कट्टरपंथी लोग थे, कट्टरपंथी विचारधारा वाले, सांप्रदायिक सौहार्द को बिगाड़ने के विचारधारा वाले जितने लोग थे, वो पीएफआई से जुड़ गए। जब एनआईए लगातार सीए एनआरसी के मामले में खासतौर पर जब इसका नाम सामने आया पीएफआई संगठन का, पहले से हालांकि जांच तो चल रही थी, लेकिन इस सीए एनआरसी के प्रोटेस्ट के दौरान इसका नाम सामने आया। इसके बाद अलग अलग मामलों में इसके नाम सामने आते रहे। इंदौर में हाल ही एक चूड़ी वाले की लड़की छेड़ने के मामले में गिरफ्तारी हुई थी। उसमें अचानक से थाना घेरने के लिए हजारों लोग पहुंच गए। जब जांच की गई तो पता चला कि पीएफआई का उसमें लिंक सामने आ रहा है। तो पीएफआई के पास एक ऐसा बेस है कि वो एक आवाज पर बहुत सारे लोगों को इकट्ठा कर लेता है। वो एक ऐसा नेटवर्किंग पीएफआई द्वारा की जा चुकी है कि उसके पास एक संगठन, स्लीपर सेल की तरह का एक संगठन है कि जरा सा एक जगह से मैसेज सर्कुलेट होता है और एक झटके में बहुत हजारों लोगों के पास वो मैसेज पहुंचकर सांप्रदायिकता बिगाड़नी हो तो उसके लिए, किसी जगह इकट्ठा होना तो उसके लिए, तो इस तरह का उपयोग वो करने लगे थे। तो उसका पॉजिटिव रिस्पांस भी है, उसका नेगेटिव रिस्पांस भी है। तो जब पैसा, पावर, अलग अलग अकाउंट के माध्यम से विदेश से पैसा आने की जानकारी, टेरर मॉड्यूल बनाने की जानकारी, टेरर फंडिंग की जानकारी एनआईए के पास आई, तो जाहिर है कि इस संगठन के लोगों को बिल्कुल सही बात है। यानी सोची समझी साजिश के तहत कट्टरपंथ के जहर को घोलने की कोशिश की जा रही थी समाज में। मोटा मोटा ये फिलहाल जानकारी सामने आई है, और जो तमाम आपराधिक गतिविधियों में लिप्त पीएफआई के कार्यकर्ता इससे पहले अरेस्ट हुए हैं, जाहिर है उनसे भी पूछताछ में कुछ अहम जानकारियां हाथ लगी होंगी।